नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बिल्कुल मनोहर की भव्य जीत हो चुकी है। मनोहर की भव्य जीत हो चुकी है। दिन भर हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहे। हर एक अपडेट हम आपको देते रहे, किस राउंड में किस तरह से भव्य लीड बनाई हुई है, कितने अंतर के साथ जीते, जीत के बाद तमाम नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है और साथ ही जेपी की ओर से किस तरह से हार को स्वीकार किया गया है, किस तरह की बयानबाजी हुई है, इस चुनाव परिणाम के क्या मायने हैं, आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत पर क्या असर होगा, 2024 के लिहाज से क्या कुछ मायने इसके समझे जाएं, चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। उससे पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए। आदमपुर में भव्य जीत हुई, बीजेपी का सूखा खत्म हुआ और बीजेपी का फूल मनोहर अंदाज में खिला। आदमपुर में फैसले के दिन का सूरज भव्य तरीके से उदय हुआ और वोटों की गिनती के साथ भव्य प्रकाश तेजी से फैलता गया। एक एक राउंड के साथ ये भव्य प्रकाश कमल के फूल पर गिरा और कमल का फूल खिलता ही चला गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भव्य बिश्नोई की इस जीत पर ट्वीट कर खुशी जताई और जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने लिखा, आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत प्रदान करने के लिए मैं क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, जनता के विश्वास और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। आदमपुर वासियों का धन्यवाद एवं श्री भव्य बिश्नोई को बधाई। वहीं हरियाणा के तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी इसे बीजेपी के सुशासन की जीत बताया और भव्य बिश्नोई की जीत की बधाई दी। जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको नकार रहा है। कांग्रेस की जो नीतियां थी क्षेत्रवाद की, इलाकावाद की, जातिवाद की, तुष्टीकरण की, वो सब धीरे धीरे मतदाताओं को सब पसंद नहीं आ रही है। अगर यही इसी तरह की नीतियां अगर वो जनता मतदाता स्वीकार करता तो उत्तर प्रदेश में हम हार जाते। और वही नीतियां लेकर हरियाणा में कोशिश की थी आदमपुर में कांग्रेस ने कि जाति विशेष के वोट लेने की कोशिश करो, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं सभी गांव वालों का, सभी जातियों का, सभी मतदाताओं का। आदमपुर विधानसभा की ये 36 बरादरी की जीत है। आदमपुर विधानसभा की जो 26 साल से विकास की दृष्टि से अपोजिशन में जूझ रहा था, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है, क्योंकि 2005 और 2009 में 2 बार वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आदमपुर विधानसभा में एक भी ईंट लगाने का काम नहीं किया। तो इसलिए आज आदमपुर विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री के प्रति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और सभी चौधरी भजनलाल परिवार के प्रति आस्था जता करके भव्य बिश्नोई को जिताया। आदमपुर की जनताओं को, वोटरों को बहुत बहुत बधाई के पात्र मानता हूं, जो आपने एक सुंदर बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के जो नौजवान प्रार्थी भव्य बिश्नोई को अपने 16,606 वोट के अंतर से जिता के ये संदेश दे दिया है पूरे हरियाणा को, जो हरियाणा मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ है। इसके अलावा भव्य बिश्नोई ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जनता का आभार जताया। साथ ही उनके पिता ने भी। आदमपुर की है, आदमपुर की महान जनता की, 36 बिरादरी के हमारे परिवार की, जिन्होंने एक बार पुनः हमारे घर, हमारे परिवार को मजबूत और कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जिन्होंने दिन रात एक करके इस चुनाव में काम किया। ये जीत चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर 54 साल के विश्वास की है और ये जीत श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की है। आदमपुर की भव्य जीत के लिए मेरे आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ईमानदारी की, विश्वास की जीत हुई है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है, ये खट्टर साहब की कार्यशैली की जीत हुई है और ये चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का जो विश्वास था, उस विश्वास की जीत हुई। मैं बधाई देता हूं आदमपुर हल्के की जनता को, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने इस जीत को बीजेपी की जीत बताया और अपनी हार को स्वीकार भी किया। लोगों का फैसला ठीक है, कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता।
कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि 10,000 वोटों से जीतेगी। चलो तो लोगों का फैसला मैडम हो गया, जब कांग्रेस क्या करेगी, क्या कमी क्या रहेगी, कमी क्या रहेगी भाई 2024 के लिए किस तरह की तैयारी? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल और आप पार्टी का सफाया हो गया। जो फिक्सिंग की राजनीति लोग करते थे, लोकदल वाले बीजेपी वाले, उसका खात्मा हो गया। तो 24 में हम सरकार बनाएंगे। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने इसे अच्छी फाइट बताया और जनता के फैसले को सर्वमान्य बताया। देखिए, सबसे पहले लोगों ने मतदान किया है और लोगों ने एक निर्णय लिया है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं इसमें लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लेने के लिए, और जो जीते हैं उन उम्मीदवार को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। लोगों के काम करें। आंकड़ों की बात करें तो आदमपुर में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की बड़ी जीत हुई। भव्य बिश्नोई को 67,492 वोट मिले। कांग्रेस के जयप्रकाश को 51,752 वोट मिले, यानी भव्य बिश्नोई को 15,740 मतों से जीत हासिल हुई। इसके अलावा 20 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। कुल मिलाकर इस उपचुनाव के नतीजे में इतिहास कई मायनों और नजरिए से बना। आदमपुर में कमल खिला। बीजेपी ने भी उपचुनाव में हार के सिलसिले को तोड़ दिया, यानी सुशासन का जो दावा किया जा रहा था, विकास की जो बात की जा रही थी, आदमपुर की जनता ने उस पर मोहर लगा दी। आदमपुर से अमित तिवारी के साथ रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि किस तरह से ये चुनाव परिणाम जो आया है वो अलग अलग दलों के लिए क्या मायने रखता है और चुनाव परिणाम को लेकर अब तक क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा तो बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है, तो कांग्रेस इसे मार्जिन कम होने के दावे के साथ लगातार ये कह रही कि भजनलाल परिवार जब सरकार के साथ भी आ गया तो भी पिछली बार के मुकाबले मार्जिन कम की गए। तो इसे लेकर कांग्रेस अब भी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। साथ ही जेपी की ओर से एक शिकायत दी गई है जिसमें उनके काफिले पर गाड़ी पर हमला किए जाने की तस्वीरें तो सामने आई ही हैं, साथ ही शिकायत भी उनकी ओर से दी गई है। एक वीडियो भी सामने आया है। ये जश्न के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है और ये जबकि 7 से 8 राउंड की ही पोलिंग वोट काउंटिंग दरअसल हुई थी, उसी के बाद ये जश्न की तस्वीरें सामने आना शुरू हो गया था। चलिए चर्चा हम करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी हमारे साथ हैं, टीना कर्मवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उमेश भाटी जेजेपी से, विजेंद्र रेड्डू इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही सुखवीर तंवर आम आदमी पार्टी से और राजकुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में और शुरुआत करेंगे प्रवीण अत्री जी आपसे। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए, ये जीत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत है। आदमपुर की जनता ने इस जीत के माध्यम से स्पष्ट तौर पे बता दिया कि हरियाणा की जनता मोदी जी के साथ, हरियाणा की जनता मनोहर जी के साथ, जो हरियाणा में पारदर्शी सरकार थी, जो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद जो व्यवस्थाएं पहले चली आ रही थी, उन व्यवस्थाओं पे जिस तरह से चोट की, आदमपुर की जनता ने ये स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि 2024 में मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही। और इस जीत के साथ साथ जिस तरह से आदमपुर की जनता ने हमारे विरोधियों को पूरी तरह से नकारा, खास तौर पे उन लोगों को जो लोग झूठ की राजनीति करना चाहते थे, जो लोग झूठ को मुद्दा बनाना चाहते थे, उन लोगों को सिरे से आदमपुर की जनता ने नकार के ये स्पष्ट संकेत दे दिया कि हरियाणा की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, झूठ की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझती है। और जिस तरह से हुड्डा साहब लगातार इस चुनाव में जब भी कोई भाषण देते थे तो वो इस बात कहते थे कि साहब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार थे जयप्रकाश जो हारे इस चुनाव में, लेकिन हुड्डा साहब ने स्वयं जिस तरह से ये कहना शुरू किया कि ये मेरा चुनाव है, जेपी का चुनाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की हार है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जयप्रकाश ने अपनी हार को स्वीकार किया, हुड्डा साहब को भी ये सार्वजनिक मंच पे आके इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो आदमपुर के अंदर लगातार एक बात प्रचलन में थी
कि 10 साल जब तक आप मुख्यमंत्री रहे आपने इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आदमपुर की जनता ने आपको वापस घर का रास्ता दिखा दिया। मुझे लगता है कि ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो वहां पे कड़ी मेहनत की है, दिन रात एक किया है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार ग्राउंड पे रह के काम किया और वो बधाई के पात्र भी हैं इस जीत के लिए। जी, तो कार्यकर्ताओं की जीत से मान रहे हैं। और रेणु साहब, आप लोगों की जो हार है, जो बहुत बुरी हार है, बहुत बुरी तरीके से जमानत जो जब्त हुई है, उसके लिए भी क्या कोई जिम्मेदारी लेगा कि हाँ इसमें मेरी कमी रही? आपका कोई बड़ा नेता या उम्मीदवार? हाँ बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो पब्लिक मैंडेट है ये, और पब्लिक मैंडेट हर किसी को स्वीकार होता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसको स्वीकार करती है और अपने हार को भी स्वीकार करती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे को जो मैंडेट मिला है वो 5248 वोट हमारे को मिली। कहीं न कहीं ज्योति जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि हमने कुछ खोया नहीं, हमने कुछ पाया है। 2019 में हमारे 2000 वोट थी, आज हमारी 5250 वोट मिली है। हमारे को कुछ ना कुछ मिला है, हमने खोया कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारी वोट कम रही है उसके पीछे भी एक रीजन है। आप लोग कुछ जिस प्रकार से लेते हैं, इसमें भी आप लोग बेटर बता सकते हैं पिछली बार के मुकाबले? नहीं, सच्चाई हम ढूंढ नहीं रहे। क्या आप लोग खुद का आकलन करेंगे? क्या हम ढूंढ नहीं रहे ज्योति जी, क्या सुधार करेंगे जब इसमें ही आप लोग कहते हैं कि पिछली बार से ठीक है? हाँ नहीं, बिल्कुल हम इसके ऊपर विचार मंथन किया जाएगा। पार्टी के जो वरिष्ठ लीडरशिप है मंथन करेंगे, कमियों को ढूंढेंगे, कमियों को दूर करेंगे और फिर दोबारा से फिर चुनाव के मैदान में 2024 में आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो अभी बार बार डंके बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं जीत का, आप ये देखिए ज्योति जी, बीपी और बीजेपी, इसमें से जे निकाल दीजिए आप। इसमें जीत हुई है भजनलाल परिवार की, न जननायक जनता पार्टी की और न ही भारतीय जनता पार्टी की। बीपी की जे निकाल दिया, भजनलाल परिवार की जीत हुई है। ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारी जीत हुई? देखिए, जब 2019 में 63,000 वोट कुलदीप बिश्नोई जी लेते हैं और आज वो 67,000 वोट लेते हैं। उस टाइम 52 समथिंग परसेंटेज था, आज 51.32% परसेंटेज है वोटों परसेंटेज ऑफ वोट। तो वोट परसेंटेज तो इनका घटा है। और कुलदीप जी कहते हैं, जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि 63,000 वोट मेरे अपने वोट हैं, ये मेरे साथ चलते हैं। तो सरकार का इसमें क्या जुड़ा? जबकि इसके साथ साथ जेजेपी भी इसके साथ में आई हुई है, हलोपा भी साथ में आई है। और सबसे बड़ी बात ज्योति जी देखिए, 3 सांसद जो 2019 के लोकसभा चुनाव में आमने सामने थे, वो सारे आज इकट्ठे बैठे हुए हैं। अगर इन सभी का जोड़ कर लिया जाए, बीजेपी, जेजेपी और कुलदीप बिश्नोई की, लगभग 1 लाख 3 उम्मीदवार, हाँ 3 सांसद उम्मीदवार थे, सॉरी, हाँ 3 उम्मीदवार थे। और इनका सबका जोड़ कर लिया जाए, जो 2019 में विधानसभा की जो वोटिंग थी इनकी, वो भी लगभग 1,12,000 बैठती है। चाहे सोनाली जी की लगा लो, कुलदीप जी की लगा लो, जेजेपी की लगा लो, 1,12,000 वोटों के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया और वो घट करके 67,000 पर आ गए, जो कि 19 के वोट परसेंटेज से भी कम है। और वो भी इसमें बीजेपी का कहीं किसी प्रकार का, ठीक है, कुलदीप बिश्नोई जी ये बात कहते हैं कि क्रेडिट गोज टू पीएम, सीएम एंड बीजेपी पार्टी, वो ठीक है, जीता हुआ उम्मीदवार का एक नैतिक फर्ज बनता है उसको इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले जब ये कहते हैं ना कि ये सीएम की नीतियों से जीते हैं, पीएम की नीतियों से जीते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये किस मुंह से कहते हैं। बीजेपी इसे अपनी जीत बताए भी नहीं, ये कहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये गलत है। रुकिए भाई, देखिए सबसे हैरानी इस बात की है कि जिस पार्टी की जमानत जब्त हो, जिस पार्टी का वजूद लगभग खत्म हो गया, वो पार्टी बजाय अपनी हार का मंथन करने के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हार जीत के ऊपर बड़े संशय में है। देखिए, वो कहते हैं कि ये भजनलाल परिवार की जीत है, इस बात से कौन इनकार करता है? भजनलाल परिवार का उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक प्रभाव है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तभी तो पिछले 54 साल से वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन विरोधी मित्र ये भूल जाते हैं
कि आज की तारीख में ये परिवार किस पार्टी का कार्यकर्ता है। कुलदीप बिश्नोई आज किस पार्टी के कार्यकर्ता है, भव्य बिश्नोई आज किस पार्टी के कार्यकर्ता है, ये बात भूल जाते हैं। किस पार्टी की रीति और नीति में आस्था जताते हुए आज कुलदीप बिश्नोई जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये बात हमारे विरोधी मित्र भूल जाते हैं। और बौखलाहट पे देखिए किस कदर की बौखलाहट है, पूरा गणित लेके आए साहब। देखिए 3 सांसद, इतने विधायक है कितना। अगर हम अपने गठबंधन के सहयोगी को अगर उसकी बात ना करें, बाकी विधायक सांसद किस पार्टी के कार्यकर्ता है भाई? भारतीय जनता पार्टी के है ना। हम सब भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो क्यों ना इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की जीत बताए, क्यों ना इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे, क्यों ना इस चीज का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री को दे। बौखलाहट जितनी है। ज्योति जी 5 सेकंड देना मेरे को एक बीच में, 5 सेकंड और देना। विचार ये होना चाहिए था कि आज रेणु जी आपकी पार्टी लगभग जिस स्थिति में आ गई है, आपको उसका मंथन करना चाहिए था। आपको इस बात पे विचार करना चाहिए था कि ऐसी क्या वजह हुई कि दिन प्रतिदिन ये हो रहा है। बजाय उसका मंथन करने उसमें संतुष्ट है आप। मतलब जमानत जब्त से संतुष्ट होने वाला पहला व्यक्ति देखा है मैंने। वही कुछ ना कुछ उसमें भी सकारात्मक ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा रेड्डी साहब, ज्योति जी 5 सेकंड। ज्योति जी एक 5 सेकंड सिर्फ हाँ देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जनता ने विकास के ऊपर मोहर लगाई है। और अभी आप सुना रहे थे बीजेपी की लीडरशिप को, जो विप्लव देव से पहले एक नेता बोल रहे थे, उन्होंने खुद का मानना है और कहा है आपके चैनल पर कि 26 साल से आदमपुर में कोई विकास नहीं हुआ, अब हम यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। खुद इनके नेता मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है, और फिर ये कहते हैं विकास पर और नीतियों पर मोहर लगी है। ये बिल्कुल खुद ही झूठा कर रहे हैं, खुद ही आपस में कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भजन लाल या कुलदीप बिश्नोई हमारे वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता। कितने दिनों से कितना उन्होंने ट्रेनिंग ली है आपके पास आकर के? कौन से चिंतन शिविर में वो शामिल हुए थे? अरे भाई वो बुलाया ही इसलिए गया था क्योंकि आप इतने बाई इलेक्शन हार चुके हो। अपनी इज्जत बचाने के लिए, साख बचाने के लिए आपने इसको शामिल करवाने का काम किया था, चाहे वो ईडी के दबाव से हो, चाहे इनकम टैक्स के दबाव से हो। 2 इलेक्शन आप हार चुके थे, ये इलेक्शन हार जाते आपकी मिट्टी पलित होती। उससे बचाने के लिए आपने इसको ज्वाइन करवाने का। अभी सबसे पहला उत्तर मैं ले लूं, ओपनिंग स्टेटमेंट सबकी, उसके बाद में आती हूँ। टीना कर्मवीर जी भी है हमारे साथ फोन लाइन पर। टीना जी, भूपेंद्र हुड्डा, जो कि अत्रे साहब ने पहले ही उत्तर में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा खुद ही कहते रहे कि ये उनका चुनाव है या उनकी परीक्षा है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, और ये बातें हमने भी की कि ये कहीं ना कहीं परीक्षा तो उनकी ही है। अब जयप्रकाश हारे हैं तो जयप्रकाश तो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, क्या हुड्डा भी करेंगे? देखिए, ये जयप्रकाश जी ने आदमपुर में सबसे बड़ी टक्कर दी है भाजपा को। जो ये लोग कह रहे थे कि हम आदमपुर पे हमारा, कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे थे कि आदमपुर पे तो हमारा कब्जा है, तो फिर जयप्रकाश जी को वोट कहाँ से मिले? बाकी अन्य दलों को भी तो वोट मिले हैं। तो इस बात से तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ भव्य बिश्नोई की जीत है। जीत जयप्रकाश की भी उतनी है, बट हाँ वो कुछ मार्जिन रहा है जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक को चुना जाता है, एक ही को ही चुना जाता है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भव्य बिश्नोई जी को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि युवाओं को कांग्रेस पार्टी भी बहुत प्रमोट करती है और मैं खुद एक युवा हूँ, तो मुझे सबसे पहले उनको बधाई देनी है। बट मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से विकास के नाम पर कि हमने विकास किया, हमने आदमपुर में विकास के नाम पे इन्होंने वोट तो ले लिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये विकास कितना करा पाएंगे वहां पर। क्योंकि आप पूरे हरियाणा के अंदर देख लीजिए, साउथ हरियाणा, नॉर्थ हरियाणा, यहाँ तो कितना विकास हुआ है। ये कम से कम मान रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मिला इन लोगों को? नहीं, ये कह रहे हैं कि इनके खुद के दावे होते हैं, लेकिन ये दावे सिद्ध नहीं होते। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जैसे खट्टर जी क्या कहते हैं कि मैं कबीर कुटिया में रहता हूँ, लेकिन रहते तो आलिशान कोठी में। इसी तरीके से इनका काम का है कि ये दिखाएंगे ऐसा कि तो उसका नाम सीएम आवास का नाम रखा गया है ना मैडम? ये तो कबीर कुटिया नाम रखा गया है। ये प्रतीकात्मक चीजें हैं, ये एक संदेश देने का प्रयास है। और क्या ये अच्छी बात नहीं कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने
अपनी आवाज का नाम ही रखा है, इसमें भी आपको आपत्ति है? अगर ये कबीर को ही रख रहे हैं तो कुटिया में ही रहना चाहिए, फिर तो इनको जैसे कबीर पहले रहते थे कमाल करते हैं वैसा ही जीना चाहिए, क्योंकि ये इसी तरीके की इनकी राजनीति है हरियाणा की। ये तो गजब करते हैं आप। नहीं, हरियाणा की राजनीति में भी बिल्कुल वैसा ही है कि नाम बदलते रहते हैं, नए नए जुमले देते रहते हैं, और जिस तरीके से इनकी राजनीति है, आप देखिए किस तरीके से जयप्रकाश जी पर हमला हुआ, इतनी हिंसा, ये क्या है? ये राजनीति की दशा और दुर्दशा बिल्कुल बिगड़ चुकी है। इनको सीएम साहब को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था ना इस पर कि किसी भी कोई कैंडिडेट अगर हार गया है चुनाव में तो क्या ये इनके साथ अत्रेज, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले। देखिए, मैं वही कह रहा था ज्योति जी के जिस तरह की बुखलाहट विपक्षी मित्रों में है, उस बुखलाहट में बड़ी अलोकपूर्ण जरूर बातें करती है। इसलिए मुख्यमंत्री रहते आयुष्मान कोठी में है, लेकिन नाम उसका रख दिया है कबीर कुटिया। हालांकि इस बात को तो आप ही ने स्पष्ट कर दिया कि ये सांकेतिक होता है, ये वही कोठी है बहन जी को कोई बताया जिसमें हुडा साहब रहते थे। नहीं, आप नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। अरे बहन जी रुकिए तो एक बार आप मुख्यमंत्री जी का जो जीवन शैली है उसको अगर आप देख लेती तो शायद ये बात भी ना कर पाती है। इतने साधारण व्यक्तित्व का मालिक है मनोहर जी, कितना साधारण जीवन जीते हैं, और हाँ, देश के पीएम भी बहुत 15 लाख का सूट पहनते, सर क्या बात कर रहे हैं सीएम साहब भी। बहन जी सुना नहीं मैंने क्या कहा आपने? मुझे हंसी आ रही है आपकी बातों पे। मतलब मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि ये किस तरह की बौखलाहट है भाई। अब आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाएंगे, आप हार गए हैं, बुरी तरह से हार गए हैं उसको। और सीएम अगर कबीर कुटिया में सीएम रहते हैं, उससे आपकी हार का क्या लेना देना है? ऐसा तो कुछ नहीं कि सीएम कबीर कुटिया में रहते हैं तो कांग्रेस ने इलेक्शन गवा दिया, कांग्रेस नहीं जीत पाई। नहीं, ये जुमले भी वैसे ही देते हैं जनता के सामने ना। अब सबको क्या लगेगा कि देखिए जनता मैं ये कहना चाहती थी ना, मेरी बात पूरी नहीं की कि जनता को गुमराह करने की राजनीति करते हैं ये, और कुछ नहीं है इनके पास। नफरत की राजनीति, जनता को गुमराह करने की। नहीं चलिए दूसरे जो मेहमान गए उनको चर्चा में जोड़े। मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है राजकुमार सिंह जी, सवाल खड़ा करेंगे बहन जी। राजकुमार जी, आपने आज जो भी वोट काउंटिंग हुई, चुनाव परिणाम आया, आपने बहुत बारीकी से देखा और समझा होगा। अलग अलग दलों के लिए क्या मायने हैं इस परिणाम के, और क्या इसका असर आप देखते हैं हरियाणा की आगामी राजनीति पर? जैसे मोदी जी, मैं पहले दिन से कह रहा था मुख्य मुकाबला भाजपा बीच होगा। दिलचस्पी का सबसे बड़ा सवाल होगा कि हार जीत का अंतर कितना रहता है, और आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, परिणाम कुल मिलाकर वही आए। ये ठीक है कि हर जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन राजनीति, चुनाव राजनीति खासतौर पर अंकगणित नहीं होती है। इसमें हर जीत ही मायने रखती है, चाहे वो एक वोट से हो या भारी अंतर से हो। और 15,740-41 वोटों का जो अंतर है कम नहीं होता विधानसभा में। तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रणनीति के चलते भाजपा की भव्य जीत हुई है। उसमें भजन लाल परिवार का अपना योगदान है, उनका जो असर है उस क्षेत्र में। और कांग्रेस के लिए यह लगातार दूसरा झटका है पिछले 6 महीने में। राज्यसभा का चुनाव आप हार जाते हैं, आपके पास पर्याप्त संख्या में विधायक होते हैं, फिर भी आपका उम्मीदवार हारता है। और अब आप अपने ही दल के सारे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए खुद उम्मीदवार चुनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उम्मीदवार गलत थे, उम्मीदवार कमजोर थे, ये नहीं कह रहा मैं, जब अच्छे उम्मीदवार थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही पसंद है, बाकी नेताओं को साथ लेकर चलने में असफल हुए। कांग्रेस से एकजुट होकर नहीं लड़ी। नतीजा ये सामने आया कि जयप्रकाश की लगभग 16,000 मतों से 15,740 मतों से हार हो गई। तीसरा बड़ा जो संदेश है वो ये है कि हरियाणा की राजनीति में जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को हरियाणा का छोरा बताते हुए आदमपुर को प्रवेश द्वार बता रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, तो प्रवेश द्वार उनके लिए नहीं खुला। बिल्कुल। और ये मान लीजिए, मैंने पहले भी कहा है कि हरियाणा दिल्ली नहीं है, हरियाणा पंजाब नहीं है, हरियाणा हरियाणा है। आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो हरियाणा में जल्दी सफल होने वाली नहीं है जी। आपको जमीन पर काम करना होगा, आपको विश्वसनीयता हासिल करनी होगी। खाली जुमलों के सहारे या मुफ्तखोरी की राजनीति, रेवड़ी बांटने के सहारे आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चौथी बात जो 2024 की बात आपने कही
मुझे लगता है कि तस्वीर कमोवेश, हालांकि 2 साल बाकी है चुनाव में, और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आप देख लें, वो सब इस बात से संतुष्ट हैं कि हमने टक्कर बहुत अच्छी जी। तो मुझे लगता है कि 2024 में कांग्रेस अपने आप को टक्कर देने की भूमिका तक सीमित रखना चाहती है, लेकिन लगातार दूसरी परीक्षा में फेल होना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा की कांग्रेस राजनीति पर पकड़ कमजोर करेगा। उसमें कितना वक्त लगता है देखने वाली बात है। सारे विरोधी उनके खिलाफ मुखर होंगे, एकजुट होंगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह का फ्री हैंड 6-7 महीने में हमने देखा, वो शायद आने वाले 6-7 महीने में हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सभी दलों को लेकर आपने बात की और खास तौर पर कांग्रेस को लेकर जो कहा, बिल्कुल देखिए सोचने वाली बात है। आज दीपेंद्र हुड्डा से भी हमने बात की फोन लाइन पर। हमने उनसे पूछा कि जो फ्री हैंड दिया गया जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे कि यहाँ अगर इस परीक्षा में जीते, इस परीक्षा में पास हो पाए तो आने वाले चुनाव में भी मिलेगा, लेकिन परीक्षा तो चूंकि जीती नहीं तो कहीं ना कहीं असर तो होगा, भूपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक भविष्य पर तो असर होगा कम से कम। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ हैं। सुखबीर तंवर जी, गेट में बताया गया कि यहाँ से शुरुआत हो जाएगी हरियाणा की चुनावी राजनीति में दस्तक की, लेकिन हो नहीं पाया और बहुत कितना 2.5% वोट मिला आप लोगों को, बुरे से भी बुरा। मतलब इससे कम क्या हो सकता था? प्रकार का वातावरण रहा और जैसे इस चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे भी रहे और इसके अलावा चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनकी तीसरी पीढ़ी इस चुनाव में लड़ रही थी। हालांकि ये वही व्यक्ति थे जो जिनको पिछले चुनाव में लोकसभा में क्या आदमपुर में मिला था, इन बातों का कोई ज्यादा विषय नहीं है। विषय मात्र ये है कि अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का छद्म विरोध करती है, लेकिन आदमपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को पोषित किया है और ना के आदमपुर में अपितु अनेक प्रदेशों में इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे जो आम आदमी पार्टी के विषय हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, सड़क, बिजली, हमने इन विषयों को पहुंचाने का प्रयास किया है और आदमपुर की जनता ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार का स्नेह समर्थन हमें दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी योजनाएं बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अभी यहाँ हमें अपने 2 साल बचे हुए हैं, इनमें कोई काम हो जाता है तो देख लेते हैं। और निश्चित तौर पे 2024 में ये जो जितनी बड़ी बात कर रहे हैं, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी, हालांकि आज के चुनाव से ये बात स्पष्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अन्यथा विषय इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भजनलाल जी का जो इस क्षेत्र में मेल मिलाप था, उसकी वजह से उनकी तीसरी पीढ़ी को जीत मिली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो चलो भाई उन्होंने तो इनको मिला के सीबीआई, ईडी और जो सब सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से करके सारा सिस्टम किया है, वो मैं उन बातों की बात ना भी करूं। और जहां तक जननायक जनता पार्टी की बात है, वो तो बेगानी साथी में अब्दुल्ला दीवाने बेबी उनकी बात। और देखिए ऐसा है, आने वाला जो 2024 का चुनाव है, निश्चित तौर पे ना के सिर्फ आदमपुर है, ना के सिर्फ हरियाणा में, अपितु समस्त राष्ट्र में जो एक भारतीय नागरिक को सुविधाओं से महरूम रखा गया है विगत के 75 सालों में, अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए, सालों में चलिए आदमपुर में पार्टी और कांग्रेस से लेंगे। ठीक है, आप उम्मीद रखने को या सपने देखने को आजाद की पूरी तरह से, लेकिन नहीं, सपने की बात नहीं है, नहीं आदमपुर को सपने का नहीं है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। आपकी कांग्रेस को आपकी पार्टी के दूसरे लड़ने के लिए मजबूर किया। तो मुद्दों को कौन से मुद्दे थे? आप लोगों को नहीं सुना, लोगों ने नहीं समझा, नहीं वोट किया। अभी आप रुकेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। अभी प्रवीण अत्रे जी, हम ये मानते हैं कि ये सीएम के 8 साल के कार्यकाल पर मुहर है, हम ये मानते हैं, क्योंकि मैं खुद भी, आप भी वहां मिले, मैं आदमपुर में गई, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि
विकास नहीं करवा पाए कुलदीप बिश्नोई जितना करवा सकते थे, लेकिन चूंकि हम सरकार के साथ जाएंगे, हम सीएम के साथ जाएंगे, इसलिए उन्हें वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट है ये सीएम के नाम पर ज्यादा नजर आता है किसी परिवार के मुकाबले, अगर लोगों की बातों के आधार पर हम कहें। जी देखिए ज्योति जी, आपको याद होगा जिस वक्त मैं आपसे वहां मिला था, वो रैली थी मुख्यमंत्री जी की 1 तारीख की बात। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत बेहतर चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे बहुत मेहनत कर रहे थे, जिसमें नेताओं की ड्यूटी लगी थी, खूब मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक चीज जो आपने भी सुना, आपने मेरे साथ जिक्र भी किया, एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब रैली की, उस रैली के तुरंत बाद ये परसेप्शन पलट गया। उस रैली के बाद जो ये चर्चा बार बार हो रही थी, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, वो परसेप्शन चेंज हो गया। ये तो प्रभाव रहा उस मुख्यमंत्री जी की रैली का। बिल्कुल रहा। देखिए इस बात से मैं फिर दोबारा स्पष्ट कर दूं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो क्षेत्र जो है, चाहे चौधरी भजनलाल जी है, जो परिवार है, उनके प्रभाव का क्षेत्र है। कहीं ना कहीं उस प्रभाव को पिछले 54 साल से वो उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। लेकिन जो बात हमने कही थी कि मुख्यमंत्री जी की विकासोन्मुख नीति है, जो नीति है, उसके ऊपर मोहर लगाई है आदमपुर की जनता ने। और ये बात हम ही अकेले नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अपने बयान से ये बात स्पष्ट कर चुके हैं। मैं केंद्र जी को सुन रहा था, केंद्र जी कह रहे थे कि देखिए हमने जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया था, लेकिन जनता ने हमारी सुनी नहीं। वो इसलिए नहीं सुनी क्योंकि आप झूठ को मुद्दा बना रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के 8 साल के कार्यकाल के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बेहतर स्थिति में है, इसलिए जनता ने आपको साइडलाइन कर दिया। तो ये एक तरह से हमारे विरोधी दल के द्वारा ये स्वीकार किया जा रहा है कि 8 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो हरियाणा के अंदर काम किया, जिस तरह से हरियाणा को विकास की ओर आगे बढ़ाया, उसका नतीजा है आदमपुर के उपचुनाव का, जो आदमपुर की जनता ने मतदान किया है। जब आपके विरोधी ये बात कहना शुरू करते हैं कि साहब देखिए हमने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन सका, तो इस बात का मतलब ये है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत बेहतर काम कर रही है और जनता इस बात के ऊपर वोट डाल के अपनी मोहर लगा रही है। जी ठीक है। टीना जी, आपके उम्मीदवार की ओर से भी कहा गया, जेपी की ओर से कहा गया, जैसे ही वो बाहर निकले हार स्वीकार की और कहा कि ये कोई भजनलाल परिवार का, कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई का वोट नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट है। देखिए ये तो खाम में अपना नाम ले रहे हैं कि अरे मैडम आपके उम्मीदवार ने कहा, आप सुना तो कीजिए। नहीं वो ठीक है कि उन्होंने कहा, लेकिन ये जो क्रेडिट जिस तरीके से क्रेडिट ले रहे हैं ना कि हमने काम किया हमारे उसमें, ये तो आप इस बात से तो स्वीकार करेंगे ना कि वो भजनलाल जी के पोते हैं, तो उनको तो जनता जो है आजमपुर की वो भी इमोशनल होकर दे रही है वोट, तो इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता। आप अपनी पार्टी के, आप जब चर्चा में आती हैं, आप अपनी पार्टी लाइन को लेकर या पार्टी के स्टैंड को लेकर बात करके नहीं आती हैं क्या? नहीं एक बात बताइए। नहीं मैंने इस बात से नकारा नहीं है, बट इस बात ये भी बात तो सत्य है ना। अच्छा तो ये जयप्रकाश जिन्होंने खुद इलेक्शन फाइट किया है वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट है, आप ये कह रही है भजनलाल परिवार का वोट है, तो जिसने इलेक्शन फाइट किया है उससे बेहतर बता दें आपकी पार्टी लाइन। आप लोगों को ये बोलना है कि बीजेपी का वोट नहीं है। ज्योति जी आप मेरी बात सुनेंगी पहले, सुनिए आप खुद ही बोल लेगी। मैंने सुना ना मैडम, मैंने सिर्फ एक फैक्टर बताया, अभी मैं और फैक्टर बताने वाली हूँ। दूसरा फैक्टर ये था कि चुनाव 2024 में विधानसभा होने वाले हैं, 2 साल बचे हुए थे, तो वहाँ की जनता क्या सोच रही है कि हमारा विकास हो जाएगा। जो रूलिंग पार्टी है अगर इन्हें हम वोट देते हैं तो जाहिर सी बात है हमें फंड मिलेगा, विकास के काम जो काम होंगे वो हो जाएंगे, बिजली सड़क जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं इस चुनाव में। ये फैक्टर बड़ौदा में क्यों नहीं रहा? तब तो 4 साल हो सकते थे काम के लिए, इलाहाबाद में भी टक्कर तो थी, तब 3 साल हो सकते थे काम करवाने के लिए। हर एक एरिया में अलग अलग मुद्दे होते हैं। ये बिजली पानी सड़क शिक्षा ये सब जगह होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अलग भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो साउथ हरियाणा का चुनाव बिल्कुल अलग है, वहां का बिल्कुल अलग है, तो इस बात से आप भी नकार नहीं सकती हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से राजनीति में, मैं जैसे पहले भी मैं इस चैनल पर बोल चुकी हूँ कि नफरत की राजनीति, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चुनाव जीत जाती है भाजपा, उनमें तुरंत एक एरोगेंस पैदा हो जाता है और वो हिंसा पर उतर आती है। आप पंचायती राज चुनाव में किस तरीके से हिंसा हुई है, हिंसा पर ये कभी चैनल पर बोलने आए हैं? हंसना बहुत आसान है और ये बोलना कि हाँ विपक्ष कोई विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहा, विपक्ष ये नहीं कर रहा, विपक्ष पर
ठीकरा फोड़ना भी बहुत आसान है, लेकिन ये बोलना बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से जनता जो है वो त्रस्त है। महंगाई देखिए प्रदेश के अंदर, बेरोजगारी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए। एक समय में जो कुलदीप बिश्नोई जी है उन पर ईडी का किस तरीके से ईडी से एक तरीके से भाजपा ने ही बचा लिया है। उनके पास तो डिटर्जेंट है, सुना है हमें, तो वो जो डिटर्जेंट से धो के आज वो स्वच्छ और एकदम देखिए किस तरीके से चल। एक बार ये देखिए भव्य बिश्नोई की जगह कुलदीप बिश्नोई जी चुनाव लड़ते तो शायद चुनाव जो है वो अलग ही उसकी दशा होती। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कुलदीप बिश्नोई जी को टिकट मिलता तो शायद चुनाव की जो दशा है वो बिल्कुल बदल जाती। ये तो उनके पोते थे तो उनको एक इमोशनल फैक्टर है, क्योंकि इन्होंने तो जनता के साथ धोखा किया। एक समय में कांग्रेस से वोट लेकर ये जीत गए थे और फिर वही कांग्रेस पार्टी छोड़ के ये भाजपा में शामिल हो गए। बड़ा मैं हैरान हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों से। हालांकि आपने बेहतर सवाल किया कि हैरान भी होना चाहिए ना आपको सत्ता की मलाई खाने में ही डिफेंस ढूंढ के लाते हैं। अब इन्होंने एक नया डिफेंस ढूंढा है कि अगर कुलदीप को टिकट मिलता तो शायद फिर वो हार जाते। ये इनका एक नया डिफेंस है। अब ये कह रही थी चुनाव के अंदर हिंसा, और मैं छोटे हुडा साहब को सुन रहा था जिनमें किसी चैनल को बाइट दे रहे थे, तो वो आदिपुर की जनता का धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ। वीडियो तो हरियाणा न्यूज़ ने वीडियो चलाया है, वो क्या चैनल है? छोटे हुडा साहब के बयान की बात कर रहा हूँ। छोटे हुडा साहब का बयान है, आज ही बाइट दे रहे थे, वो धन्यवाद कर रहे थे, बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है। तो अपने घर में बैठ के बहन जी पहले सलाह किया कीजिए कि आप चैनल पे बोलना क्या है जाके, तो उसके बाद ठीक लगेगा ना। जेपी कुछ और बोल रहे हैं, छोटे उड़ा साहब कुछ और बोल रहे हैं, प्रवक्ता जी कुछ और बोल रही है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जवाब किसकी बात कर रही थी 2 मिनट। तो हमारे साथ ऐसा न्याय मत कीजिए। एक बड़ा कमाल और करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तुरंत जनता के विवेक पे सवाल खड़ा कर देते हैं। जनता ने तो भावुकों के वोट डाल दिया, जनता तो धर्म में आ गई। ये जो आप जनता के विवेक पे सवाल खड़ा करते हो बहन जी, यही कारण है कि जनता आपको नकारती है। आप जानते नहीं, हरियाणा की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, हम सभी जानते हैं। कम से कम जनता के विवेक पे सवाल मत खड़ा किया कीजिए, बिल्कुल, क्योंकि जनता को जिस तरह से झूठ बोल के बरगलाने की कोशिश थी, वही तो नतीजा कि अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी की जमानत इतनी बुरी तरह दर्ज हुई। ये हरियाणा की जनता की विशेषता है, झूठ को पकड़ते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने SYL के मामले में दोगला स्टैंड लिया और हरियाणा के खिलाफ स्टैंड लिया, क्या उसको हरियाणा की जनता भूल जाती? हरियाणा की जनता ने चुनाव में बता दिया। उसके अलावा जिस तरह से देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यही नहीं, हर चैनल पे एक बात बोलते हैं कि साहब देखिए 2024 में देखेंगे। मतलब इन्होंने अब जो है ना अपना गोल पोस्ट आगे बढ़ा के 2024 में रख लिया, और ये आज से नहीं कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। बनारस गए अरविंद जी लड़ने, बड़े बड़े वायदे किए मोदी जी को, फिर उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड बड़ी बड़ी बातें की, जमानत जब्त हो गई, घर वापिस आ गए। फिर हिमाचल, गुजरात, और वहां पे भी आप देखिएगा जो हालात यहाँ आदमपुर में हुए हैं वही स्थिति इनकी गुजरात में और हिमाचल में होने वाली है। लेकिन इनको लगता है कि शायद झूठ बोल के ये जनता को भ्रम में डाल सकते हैं। कम से कम हरियाणा की जनता, क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा जागरूक है, हम समझते हैं हरियाणा तो वो प्रदेश है जहाँ चाय की दुकान पे राजनीति की चर्चा होती है। बिल्कुल। तो ऐसी जनता को आगे सोचते हैं कि झूठ बोल के वोट मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। रेणु साहब, इससे पहले आदमपुर के महासंग्राम में हमने जब जब चर्चा की तब आप बार बार ही कहते रहे कि बालसमंद में पंचायत हुई, पंचायत में लोगों ने कहा कि कुरडाराम इलेक्शन लड़े, हम उनको वोट करेंगे, जीत का दावा आप करते रहे। लेकिन आज क्या हुआ? जो दावे आप लगातार कर रहे थे उसके मुताबिक परिणाम बिल्कुल नहीं है, जो आपके नेता बार बार दावा कर रहे थे। हाँ, आपसे निवेदन है थोड़ा टाइम देना मेरे को। सबसे पहले 2 लाइन में प्रवीण जी के लिए सुपुर्द कर रहा हूँ। मेरे उतरते बहाव को देखकर, प्रवीण जी, मेरे उतरते बहाव को देखकर मेरे किनारे पर मकान मत बना लेना। मैं समुद्र हूँ, लौट कर फिर आऊंगा। मैं समुद्र हूँ, लौट कर फिर आऊंगा। ठीक है, ये चुनाव हमने, प्रवीण जी एक मेरी बात पूरी होने दो प्रवीण जी। हाँ ठीक है। हाँ, देखिए ये जो चुनाव है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यहाँ जीत हासिल करती, लेकिन इसमें जो फैक्टर हुए, यहाँ ये ऑप्टिमिस्टिक एक फैक्टर आया बहुत बड़ा नया। यहाँ की जनता ऑप्टिमिज्म बन गई। उन्होंने सोचा कि भाई 2 साल सरकार के पड़े हैं बाकी,
और जिस प्रकार से स्वयं भाजपा वाले नेता भी इस बात की बार बार घोषणा करते हैं कि 26 वर्षों तक यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, और कुलदीप जी इस बात को समझाने में सफल हुए कि ये बाकी के 2 साल है, इनमें मैं आपकी पिछली सारी कमी पूरी कर दूंगा, तो वहां की जनता ने कुलदीप के ऊपर एक बार फिर भरोसा किया है। मैं तो निवेदन करता हूं कि हर बार इस जनता को धोखा देने का काम ना करें। एक बार फिर आपको मौका दिया है 2 साल के लिए, इनकी आशाओं के ऊपर खरा उतरने के लिए काम करें। दूसरी बात, बार बार कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन, इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। हम उसी हौसले के साथ, उसी दम के साथ 2024 में फिर आएंगे और फिर देख लेंगे, आपको 2024 में देख लेंगे, उसके लिए तैयारी करनी शुरू करें। और अगली बात ज्योति जी, मैं कांग्रेस के बारे में करना चाहूंगा। अभी टीना करमबीर जी हमारी छोटी बहन है, अगर उसकी बात नहीं करेंगे तो 2018 के बाद तो आप लोगों को इलाहाबाद के अलावा कहीं उम्मीदवार नहीं मिलता, किसी भी तरह का इलेक्शन हो। अच्छी बात है, आप उम्मीद रख रहे हैं, आप पॉजिटिव हुए इस बात को लेकर कि 2024 में आप लोग टक्कर देंगे, लेकिन कोई भी उपचुनाव हो या किसी भी तरह का चुनाव हो, संजीवनी कोई साबित नहीं हुआ आप लोगों के लिए। हमारे पास बहुत उम्मीदवार थे, आदमपुर में भी बहुत उम्मीदवार थे, लेकिन जिस प्रकार से पंचायत ने फैसला करके कुर्रा राम जी को हमारे सुपुर्द किया, और हमने उसका पंचायत का भी और कुर्रा राम जी का भी मान सम्मान रखते हैं, उसको उम्मीदवार बनाने का काम किया। अब जहां तक कांग्रेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी देर ज्योति जी। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो निर्दलीय भी लड़ते तो शायद इससे अच्छे वोट ले सकते थे जितना आपकी पार्टी के साथ आएंगे। जानकारी भी कहते हैं कि अगर अकेले भी लड़ते तो शायद इससे ज्यादा वोट मिल जाते उनको। देखिए, चलो मैं आपके क्वेश्चन पे ही बात करता हूं, ठीक है ज्योति जी। देखिए, जब सरकार के 2 साल बचे हुए हैं, तो कहीं न कहीं जब ये लास्ट वाले 29 तारीख तक आप देख लीजिए, आप तो हमसे ज्यादा टच में रहते हैं, ज्यादा करते हैं, और फील्ड में भी हर जगह जाकर के आई। यहाँ पे 29 तारीख तक कुलदीप बिश्नोई हारा हुआ था इलेक्शन, और 29 तारीख के बाद जब सरकार ने देखा कि तुम्हारी यहां भी फजीयत होगी और कुलदीप बिश्नोई को सहारा देना पड़ेगा, तो कुलदीप बिश्नोई को सहारा देने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी यहां पर आए, और उन्होंने स्टेज के ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम किया। आप रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, जो रैली की रिकॉर्डिंग निकाली आप, जहां स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंद से घोषणा करते हैं कि मुझे 40,000 युवाओं को नौकरी देनी है, जो शीघ्र ही नौकरियां दी जाएंगी। तो ये तो बाद की बात है ना, ये तो नहीं कि कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो, कोई रिक्तियां निकाल दी हो, पद निकाल दिए गए हो, क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया? नहीं, घोषणा भी नहीं कर सकते ज्योति जी। आचार संहिता आप मेरे से बेहतर जानती हैं, आप घोषणा नहीं कर सकते, आप कोई बजट नहीं दे सकते। वहां पर श्रेयाम घोषणा की गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भयभीत हो गए थे कि हम हार रहे हैं, आप लगातार तीसरा इलेक्शन आ रहे हैं। अपनी नाक बचाने के लिए हमने वक्त दिया आपको, अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने घोषणा की वहां पर। अरे देखिए रेणु जी, चुनाव में जमानत जब्त करवाने के बाद आज आप चैनल पे बैठ के ये कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। साहब, आपने चुनाव आयोग को शिकायत क्यों नहीं की? मैंने उस दिन भी कहा था जब्त हो गई। अरे कहना, मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने पूरी रैली को सुना था प्रवीण जी। अरे भाई रेणु साहब, आपकी पार्टी के उम्मीदवार को, आपकी पार्टी के नेताओं को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था, शिकायत देनी चाहिए थी। लेकिन जब जमानत जब्त हो गई, मेला खत्म हो गया, आप यहाँ के आरोप लगा, माफ कर दिया। अरे सुनिए, पहले तो आचार संहिता के नियमों को पढ़ लो, फिर आपको पता लगेगा। पहली बात, फिर आपको चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए थी, वो आपने क्यों नहीं की? क्योंकि सच्चाई आपके नेता भी जानते हैं कि प्रकार नेता का उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा रेणु साहब, मेरा आपसे एक सबमिशन भी है। आप हर बार क्या करते हो, पंचायत ने हमें उम्मीदवार दिया था, पंचायत ने जो उम्मीदवार आपको पंचायत ने दिया रेणु साहब, क्या पंचायती उम्मीदवार की इतनी बुरी तरह जमानत जब्त हो गई है? इससे तो आप पंचायत का भी अनादर कर रहे हो। नहीं, जीन में भी तो, जीन बाई इलेक्शन में भी तो यही हुआ था कि 20 से 25,000 उनके पॉकेट में होंगे, जेब में वोट लेकर आएंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो गया, जमानत जब्त हो गई, पॉलिटिकल स्टेटमेंट को रेणु साहब छोड़ दो। ये तो पहले आप बोल रहे थे, ठीक है, क्यों पंचायत के लिए इंसल्ट कर रहे हो, क्यों पंचायत नहीं कर रहे हो बार। अब दूसरी बात, एक रेणु साहब ने बड़ी अच्छी बात की, देखिए वहां पे ऑप्टिमिस्टिक एक फैक्टर बन गया। रेणु साहब, ये तो अच्छी बात है, अगर आदमपुर की जनता ने सकारात्मक मतदान किया
ऑप्टिमिस्टिक वे से मतदान किया, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आपको तो इस सेक्टर की तारीफ करनी चाहिए, सकारात्मकता की। जनता कितनी सकारात्मक रूप से मतदान करती है, ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए एक और कहते हैं कि कुलदीप जी अब की बार धोखा मत देना, ये भी बड़ा एक जो परिवार 54 साल से एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको रेणु साहब धोखेबाज बता रहे हैं उसी विधानसभा क्षेत्र की जनता का। रेणु साहब कुछ तो सोचिए, अगर कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार इस तरह से उस विधानसभा क्षेत्र की जनता का पिछले 54 साल से अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो जनता का कितना बड़ा विश्वास है उस परिवार से। कम से कम उस विश्वास का सम्मान किया कीजिए मेरा पे बैठ के बोलते वक्त। पता नहीं, और फिर आप कहते हैं ILD का जो वर्कर है वो कभी भी बुखलाता नहीं है। कौन सा वर्कर रेणु साहब, पहले ये तो तय कीजिए है कहाँ, पहले ढूंढिए। जी चलिए अभी चर्चा में आगे बढ़ते हुए राजकुमार जी, राजकुमार जी देखिए जीत तो है एक चीज, 5 सेकंड मैडम जी, चलिए जल्दी बोले सर। हाँ देखिए, हमारे पास वर्करों की टीम बहुत बड़ी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संगठन के मामले में जानी जाती है। और दूसरी बात, धोखेबाज वाली जो बात है वो मैं नहीं कह रहा, आदमपुर की जनता कह रही है, बार बार कह रही है कि ये वोट लेकर के बाहर चले जाते हैं और हमारे को सुनने वाला कोई नहीं यहाँ पर रहता है। और तीसरी बात, जो तारीफ वाली बात की है आपने, हम तारीफ करते हैं आदमपुर की जनता की, जिन्होंने ये भरोसा किया है 2 साल के लिए फिर दोबारा सरकार पर। और मैं निवेदन करता हूं कि उनको इस बार फिर धोखा मत देना, उनकी बात को पूरा करने का काम करना। धन्यवाद ज्योति। आज ही जितवाया आदमपुर की जनता ने उन्हें, भाई आज ही जितवाया, फिर आप क्या जनता कहती है। राजकुमार जी देखिए जीत तो जीत है, अगर समझा जाए तो एक वोट से भी है, लेकिन तुलना भी करनी पड़ती है कि बहुत भारी अंतर से जीत है, कम अंतर से, पिछले बार के मुकाबले कम मार्जिन से जीत है। तो पिछली बार के मुकाबले जो विनिंग मार्जिन घटा है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए विनिंग मार्जिन जो घटा है उस पर तो चिंतन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी, भजनलाल परिवार को। तो जो फैक्टर सब मान के चल रहे थे, भजनलाल परिवार का वोट बैंक, भाजपा का वोट बैंक और जजपा जी, तीनों अगर मिलते हैं तो जीत का मार्जिन बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा। तो इस पर तो चिंतन होना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह की भाजपा की राजनीतिक रणनीति रहती है वो इस पर चिंतन जरूर करेंगे। भाजपा उन दलों में से नहीं है तो जीत पर आत्ममुक्त होकर बैठ जाए या हार पर बौखला कर बैठ जाए। वो आगे की रणनीति जहां हार जाते हैं वहां भी बनाते हैं, बिल्कुल, और जहां जीत का मार्जिन का हुआ वहां भी बनाएंगे, जिस तरह की राजनीति उनकी रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, वो टिप्पणी की कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कुलदीप लड़ते तो हार जाते, भव्य के प्रति इमोशनल फैक्टर था। यही भव्य बिश्नोई इमोशनल फैक्टर होने के बावजूद लोकसभा चुनाव हार गए थे। बिल्कुल, तब कहा था वो बदल अपने बूथ पर नहीं जीत पाए। जी दूसरी बात, अभी रेणु साहब ने कहा कि 29 तारीख तक कुलदीप बिश्नोई हारा हुआ महसूस कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने रैली की, उसके बाद पासा पलट गया। तो जीत किसकी है? ये भजनलाल परिवार की है कि भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री की रणनीति की और कक्षपाई नेतृत्व की है? ये विरोधी दलों के नेता खुद बता रहे हैं। नहीं राजकुमार जी, मैंने ये कहा। अब मैं अपनी बात कह लूं, रेणु साहब बात में कह लीजिएगा। रेणु जी बात तो बता दीजिएगा। आपने खुद कहा कि उसके बाद पासा पलटा, 29 तक हार रहे थे, मैं उसके बाद टीना जी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, हालांकि वक्त नहीं है। एक बात में एक सेकंड दीजिए मुझे जल्दी। पिछले कार्यकाल में जींद ने कमल खिला था, मुझे भी बोलना है, और इस बार भाजपा का चुनाव क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र नहीं रहा। ठीक है, तो ये भाजपा की राजनीति और रणनीति का बहुत बड़ा संकेत है। मैं सिर्फ 5 सेकंड लूंगा जी। नहीं सर, मैं माफी के साथ रोकूंगी सर, बिल्कुल टाइम में। आप बोलिए तंवर जी, जल्दी बात पूरी कीजिए। देखिए बात ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ना कि सिर्फ हरियाणा के आदमपुर में अपितु पूरे राष्ट्र में जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे हुए, इनके यहाँ जो भी भ्रष्टाचारी आ जाए, जो 200 करोड़ का जो विषय था के खिलाफ इस प्रकार में चले गए थे, और भ्रष्टाचार में विद्युत तौर पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का पोषण किया है, और इसी तरह से ये सारे प्रदेश। चलिए शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, हरियाणा न्यूज पर आप जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, आदमपुर को लेकर बात की। मनोहर की भव्य जीत हुई है,
दावा हालांकि इससे भी बड़ी जीत का था, लेकिन जीत हासिल की है, इससे सभी दलों की राजनीति पर क्या असर होने वाला है और क्या इसे 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है? आदमपुर की जनता को इससे क्या हासिल होने वाला है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।